सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। ये है चैप्टर नंबर 38 एंड चैप्टर नंबर 37 में हमने बात की थी कि कैसे आप ब्लेंडर में किसी भी इमेज को एज अ टेक्सचर इंपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो इमेज जेपैग हो, चाहे वो इमेज पीएनजी हो। एंड मैंने उसमें आपको बताया भी है कि कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू आप इमेज को उसमें इम्पोर्ट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो जाइए उस वीडियो को देखिए, उसमें मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड उस वीडियो को ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी मोस्ट रिक्वेस्टेड एक टॉपिक था कि नोट सेटअप के बारे में हमें बताइए, तो मैंने सोचा कि चलिए उस पर एक वीडियो बना देते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे हम कैसे एक प्रोसीजर फ्लो टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द नोट्स। ओके, काफ़ी इजी ट्यूटोरियल होने वाला है और काफ़ी सिंपल होने वाला है एंड फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो आप इसे एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा कि कैसे हम नोट्स को क्रिएट करते हैं, नोट्स कैसे काम करते हैं, थोड़ा बहुत आपको उनके बारे में नॉलेज दूंगा। दैन उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा आप इस काइंड ऑफ कैसा एक फ्लोर का क्रिएट कर सकते हैं टेक्सचर। ओके, एंड इसका अगर आप शेडिंग पैनल में जाएंगे यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल से मैंने नोट्स यहाँ पे यूज़ करे हैं एंड इसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा ये नोट्स क्या है, इनका क्या क्या यूज़ होता है, कैसे इनको हम वर्क करते हैं, इन सब के बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, बेसिकली क्या होता है जब हम नोट को स्टार्ट करते हैं, जब भी हम किसी लेआउट से हम शेडिंग पैनल में आते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा एक ब्लैंक सा एक सारा सरफेस रहता है, या हो सकता है आपके पास एक डिफ़ॉल्ट क्यूब हो, वो कुछ ऐसा। ठीक है, अभी इसमें मटेरियल नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसको ऐड करा है। अगर मैं न्यू फाइल ओपन करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे एक मटेरियल भी लगा आता है उसके साथ, उसे कहते हैं प्रिंसिपल BSDF। ओके, अगर मैं यहाँ पे भी न्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारा एक बाय डिफ़ॉल्ट नोड बना आता है, उसे कहते हैं प्रिंसिपल BSDF। ओके, प्रिंसिपल BSDF एक ऐसा नोड है जिसके थ्रू हम सारे काइंड ऑफ टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं। ओके, क्यों ऐसा है मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली क्या है कि इसमें हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो भी एक ऑब्जेक्ट, जो भी एक टेक्सचर के अकॉर्डिंग हमें चाहिए होती हैं। जैसे देखा जाए तो हमारे पास मेटालिक वैल्यूज़ यहाँ पर होती हैं, स्पेकुलर होती हैं, हमारे पास रफनेस होती है, जो बेसिकली जो मेन चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास IOR वैल्यू होती है, जैसे इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। बेसिकली इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, हर चीज़ का अपना अलग अलग इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्योंकि ग्लास का इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन अलग होता है एंड प्लास्टिक का IOR अलग होता है। अगर आपको चीज़ों में रियलिस्टिक चीज़ें क्रिएट करनी है, अगर आपको थोड़ा रियलिस्टिक चीज़ों की तरह अपना रेंडर निकालना है तो आपको IOR वैल्यूज़ पे भी ध्यान देना होगा। कई लोग नहीं देते ध्यान, क्योंकि जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे ग्लास का जो IOR वैल्यू होती है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो सारे यूनिवर्स में यूज़ होती है, वो होती है 1.333। ओके, ऐसे ही प्लास्टिक की अलग होती है, वैसे ही कागज़ की अलग होती है, मतलब हर चीज़ की अपनी एक IOR वैल्यू होती है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप कहाँ से IOR वैल्यू देख सकते हैं एंड कैसे आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ओके, फिर हमारे पास यहाँ पे ट्रांसमिशन रहता है। ट्रांसमिशन आपको पता ही है कि जब हम ग्लास वगैरह का यूज़ करते हैं तो उसमें काफ़ी यूज़ होता है, या फिर हमें किसी के सी थ्रू देखना हो तो हम ट्रांसमिशन का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए ये हमारे पास एक प्रिंसिपल BSDF बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। ओके, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास इसके साथ एक और नोड लगा हुआ आता है, उसे कहते हैं मटेरियल आउटपुट। ओके, ये मटेरियल आउटपुट बेसिकली क्या होता है, ये मटेरियल आउटपुट में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक होता है सरफेस, एक होता है वॉल्यूम, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। अब ये तीनों चीज़ें क्या है मैं आपको बताता हूँ थोड़ा बहुत। बेसिकली क्या होता है, जो ये हमारा सरफेस है, ये सरफेस हमारा जो ये मैश है, बेसिकली जैसे क्यूब है, इसके जो सरफेस को ये दिखा रहा है, इसमें कौन सा कलर है, इसमें कौन सा रिफ्लेक्शन है, इसमें कैसा रफनेस है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो आप देखिए हमको यहाँ पे एकदम ब्लैक क्यूब, हमको एकदम ब्लैक क्यूब दिखेगा। ओके, और जैसे ही मैं इस नोड को, सॉकेट को इसके साथ जोड़ता हूँ तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे हमें दिखा रहा है। तो बेसिकली एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि मटेरियल आउटपुट हमारे पास होना चाहिए। अगर आपके पास मटेरियल आउटपुट नहीं है एंड आपने नोड क्रिएट कर दिए हैं तो आपको अपने सरफेस पे कुछ नहीं दिखेगा। देन वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, वॉल्यूम जैसे मान लीजिए हमको कोई धुंध काइंड ऑफ सीन बनाना होता है या फिर किसी चीज़ में वॉल्यूम दिखाना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होता है किसी भी चीज़ में एक्सेजरेशन लाने के लिए। ओके, बेसिकली किसी भी चीज़ में डिफॉर्मेशन लाने के लिए उसमें हम डिस्प्लेसमेंट यूज़ करते हैं। ओके,
एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आता है ऑल ईवी एंड साइकिल। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली हम सेट कर सकते हैं कि हम ईवी में काम कर रहे हैं तो हम ईवी सेट करेंगे, साइकिल में काम करें तो साइकिल में कर सकते हैं। नहीं तो आप ऑल पे सेट करेंगे तो आप जैसे जैसे आप रेंडर इंजन चेंज करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग इसमें जो भी लाइटिंग है, सरफेस पे जो भी रिफ्लेक्शन है वो अकॉर्डिंग टू रेंडर अपने आप चेंज हो जाएंगे। ओके, अगर मान लीजिए आपने यहाँ ईवी करा है और वहाँ से अपने साइकिल पे काम कर रहे हैं तो फिर नहीं हो पाएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको बाय डिफ़ॉल्ट से ऑल पे ही सेट रहने देना। अब आप बोल रहे होंगे ये दोनों नोड आए कहाँ से बेसिकली, तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ ये नोड दोनों आए कहाँ से। तो सबसे पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने ये नोड डिलीट किए, हमारे पास एक पिंकिश कलर का एक पूरा बॉक्स क्रिएट हो गया। सो एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि ब्लेंडर में जब भी आपको कोई पिंक कलर का ऑब्जेक्ट दिखे तो समझ लीजिए कि उसका टेक्सचर मिसिंग है, उसका नोड मिसिंग है। ओके, आप सोचिएगा आप जैसे ही रेंडर निकालते हैं आपके पास अगर पिंक बॉक्स या पिंक लाइट कहीं भी किसी भी ऑब्जेक्ट से इमिट होते हुए दिख रही है, समझ लीजिए कि उसके अंदर उसका टेक्सचर जो है वो मिसिंग हो गया या फिर डिलीट हो गया। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये प्रिंसिपल BSDF आता कहाँ से है। तो जैसे ही आप शिफ्ट A प्रेस करेंगे तो आपके पास एक नया डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे इनपुट, आउटपुट, शेडर, टेक्सचर, कलर्स, सारे कुछ हैं। ठीक है, हम सबके बारे में बात करने वाले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट। इनपुट पर कुछ जो चीज़ें जिसमें हम चीज़ों को बेसिकली इनपुट कर सकते हैं, जैसे ऐड कर सकते हैं। फिर आता है आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट में हमारे पास 3 चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास AOV आउटपुट है, लाइट आउटपुट है एंड मटेरियल आउटपुट है। तो जाहिर सी बात है भाई हमको लाइट आउटपुट है और AOV आउटपुट तो चाहिए नहीं, हमारे पास मटेरियल आउटपुट हमको चाहिए होता है क्योंकि हम मटेरियल यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली। ओके, देन यहाँ पर आ जाएंगे अगर आप शेडर पे तो हमारे पास लॉट्स ऑफ शेडर हैं। तो जो प्रिंसिपल BSD है वो भी यहाँ से हम यहाँ से ऐड करते हैं। देखिए इसको ऐड करूँगा, हमारा प्रिंसिपल BSD ऐड नोड आ जाएगा। ओके, अब यहाँ आप कुछ भी चेंजेस करें, अभी आपको उस क्यूब पे कुछ भी चेंजेस होते हैं नहीं दिखेंगे क्योंकि किसी भी शेडर का हमारे पास एक आउटपुट नोड ज़रूर होना चाहिए। अगर हमारे पास उसका आउटपुट नोड नहीं है मीन्स हमको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो आउटपुट नोड कैसे आएगा, हम फिर से शिफ्ट A प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम जाएंगे आउटपुट पे और यहाँ पर हमें आना पड़ेगा मटीरियल आउटपुट पर। जैसे मैं इस मटीरियल आउटपुट को लाऊँगा तो आप देखिए ये ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। ब्लैक मीन्स कि अब हमारे पास वो शेडर है पर वो उसके साथ कनेक्ट नहीं है, वो हमको ये वार्निंग दे रहा है। अगर मैं इसे डिलीट कर दूँ तो मतलब हमारे पास कुछ है ही नहीं अभी मटेरियल आउटपुट पे लगाने के लिए। तो मैं इसे कंट्रोल Z करता हूँ और जैसे ही मैं इस सॉकेट को इसके साथ अटैच करूँगा आप देख सकते हैं अब मैं इसमें जो भी चेंजेस करूँगा ये सारे चेंजेस हमें दिख जाएंगे। ओके, तो ऐसा हमारा काम करता है कुछ नोड सेटअप। एंड आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर डिफाइन हुए पड़े हैं, तो जो भी कलर है ये इसी कलर के साथ जुड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने मान लीजिए कोई भी एक नया नोड ले लिया ये वाला, तो ऐसा नहीं है कि ये जो तुम्हारा BSDF है ये इसके साथ लगेगा, नहीं कभी नहीं लगेगा। जो ग्रीन है वो ग्रीन के साथ लगेगा, जो ब्लू है वो ब्लू के साथ लगेगा, जो येलो है वो येलो के साथ ही लगेगा। तो इससे क्या होता है थोड़ा हमें ईजी हो जाता है कि हाँ कौन सा नोड हमें कहाँ मैच करना है। तो उसके थ्रू हमें थोड़ा एक इंडिकेशन मिल जाता है कि हमें ये नोड इसी के साथ लगेगा, तो मतलब ये कुछ ऐसे ही जाएगा। ओके, तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हाँ कहीं भी कर रहे हैं, जैसे ये यहाँ अगर दोगे तो क्या होता है लग तो जाता है पर हमारे पास एक रेड लाइन आ जाती है। रेड लाइन का मतलब क्या होता है कि भाई लग तो गया है तुम्हारा नोड पर वो सही नहीं है। ओके, मैं ऐसा नहीं बोला कि नोड नहीं लगेगा, लग तो जाएगा पर उस पर एक रेड लाइन आ जाएगी। और देखिए यही चीज़ अगर मैं इस पर यूज़ कर रहा हूँ नॉर्मली क्योंकि लग सकती है, जैसे ही मैं इस पर यूज़ करूँगा फिर से रेड लाइन आ जाएगी क्योंकि वो उसका नोड है ही नहीं। ठीक है, यहाँ यूज़ किया क्योंकि यहाँ उसने वॉल्यूम क्रिएट कर दिया जैसा मैंने आपको बताया था, और यहाँ ये सरफेस है बेसिकली। तो जब भी आपको कोई भी नोड किसी नोड से अटैच करना हो तो आप देख लें कि उसका कलर सेम हो। अगर उसका कलर सेम है तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हाँ वो नोड मिलेंगे एंड उसका कुछ ना कुछ आउटपुट निकलेगा। अगर वो नोड के कलर सेम नहीं है वो जुड़ तो जाएंगे पर उसमें एक रेड लाइन आ जाएगी, मीन्स वो नहीं है उसके साथ, वो उसके साथ काम ही नहीं करेगा। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, एंड फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एंड अब हम बनाते हैं जो मैं बेसिकली आपको बताने वाला था कि वो कैसे हम फ्लोट टेक्सचर बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस क्यूब को यहाँ से हल्का सा स्केल कर देता हूँ, ऐसे करके हल्का सा स्केल कर दिया कुछ ऐसे। एंड उसके बाद मैं इसको हल्का सा ऐसे भी स्केल कर लेता हूँ। एंड मेक श्योर कि आप स्केल अप्लाई करें प्रेसिंग दी कंट्रोल A। अब कई लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि यार हम क्यों स्केल अप्लाई करते हैं, क्यों हम रोटेशन अप्लाई करते हैं, क्यों हम सब कुछ करते हैं। तो इसका आंसर आपको आगे जाकर भी मिल जाएगा, पर अभी मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ कि क्यों हम स्केल्स अप्लाई करते हैं बेसिकली। सो क्या होता है ब्लेंडर में कि जैसे मैं यहाँ पे एन प्रेस करके यहाँ आइटम सेक्शन पे आऊँगा, सॉरी ट्रांसफॉर्म सेक्शन पे आऊँगा, तो आप देख सकते हैं अगर मैं इसको थोड़ा बहुत भी स्केल करूँगा तो अभी क्या है इसकी जो स्केल वैल्यू है
वो है 55555। ओके, तो 555 मतलब कि अभी अगर इसमें मैं कोई भी टेक्सचर डालूंगा तो उसका जो 100% है उसका 50% इसमें शो होगा, 100% पूरा शो नहीं होगा। एंड सेम चीज़ ये एनिमेशन में भी होता है कि जब हम स्केल की वैल्यू काउंट करते हैं तो अगर मान लो हमने रैंडमली कोई चीज़ स्केल कर रखी है, उसके बाद हमने उसमें एनिमेशन डाला और आप अगर पॉइंट वाइज कोई चीज़ उसमें डाल लें तो आपका स्केल सही काम नहीं करेगा। तो मेक श्योर जब भी आप कोई न्यू टेक्सचर डाल रहे हो तो आपका जो मटेरियल है या फिर आप कोई भी न्यू मॉडिफायर डाल रहे हो तो आपका जो स्केल वैल्यू है ऑब्जेक्ट की वो हमेशा 1 होनी चाहिए। देखिए मैं जैसे इस पर स्केल अप्लाई करूँगा तो यहाँ ये 1 हो जाएगा, मतलब अब ये परफेक्ट वैल्यू है 1:1:1। ओके, तो इसलिए हम स्केल अप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास चीज़ें परफेक्टली आएँ एंड हम अगर उसकी कैलकुलेशन भी करें तो ईजिली हमसे कैलकुलेशन हो जाए। तो फिलहाल मैं उसको अप्लाई कर देता हूँ स्केल और हमारे पास ये चीज़ है। ठीक है, देखिए हमारा अभी सब 0 है और स्केल हमारा एक ही होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये चीज़ हमारे 0 होनी चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए मैंने इसकी लोकेशन यहाँ कर दी, इसकी लोकेशन हिल गई तो मैंने यहाँ क्या अप्लाई लोकेशन किया तो इसकी लोकेशन 0 होनी चाहिए, पर स्केल ऑलवेज 1 पे होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का काम। सो मैं अपनी स्क्रीन कास्ट भी इनेबल कर लेता हूँ ताकि आपको कीज़ दिख रहे हैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे। तो आप देख सकते हैं हमने प्रिंसिपल BSDM नोड यहाँ पर लगा दिया है। तो अब हमें चाहिए कुछ और नोड जिससे हम यहाँ पे वो टेक्सचर बनाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, शिफ्ट A प्रेस करूँगा। ओके, एंड शिफ्ट A प्रेस करने के बाद मैं जाऊँगा टेक्सचर पे। तो टेक्सचर पे हमारे पास एक सबसे पहला जो टेक्सचर आता है वो आता है ब्रिक टेक्सचर। तो मैं इस ब्रिक टेक्सचर को यहाँ पर ऐड कर दूँगा। अब जैसे मैंने ब्रिक टेक्सचर ऐड किया तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस आ रहे हैं। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा ये ऑप्शंस क्या हैं क्या नहीं है, मैं आपको सब आपको बताने वाला हूँ डिटेल में। पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कलर है वो कलर के साथ ही जोड़ना है, तो हमको ये कलर इस कलर के साथ ही जोड़ना है। तो जैसे ही हम इस कलर को इस कलर के साथ जोड़ेंगे हमारे पास कुछ ना कुछ आउटपुट पक्का निकलेगा। ओके, अगर आप इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो हमें कोई आउटपुट नहीं दिखेगा, ये देखिए ध्यान रखिएगा। ओके, सो हमने इसके साथ से अटैच कर लिया। देन अब हम बात करेंगे कुछ ऑप्शंस के बारे में बेसिकली। सो ये है हमारा ऑफसेट। ओके, ये ऑफसेट बेसिकली क्या काम करता है, हमारे जो ब्रिक्स यहाँ पर बने हुए हैं उनकी जो बीच की जो ये मिस मैच चल रहा है बेसिकली वो है। ठीक है, तो इसने 5 पर रखा है बाय डिफ़ॉल्ट, बढ़िया है। तो फ्रीक्वेंसी होती है जो अभी हमको ये थोड़ा सा ऊपर नीचे दिख रहा है, इसको अगर हम 1 कर देंगे तो पूरा स्ट्रेट बन जाएंगे कॉलम्स। अगर मैं इसको 2 करूँगा तो ये थोड़ा सा रैंडमली हो जाएंगे, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। स्क्वाश होता है बेसिकली, जैसा आपको पता ही है, देखिए ये ऐसे कुछ स्क्वाश कर रहा है लाइंस को, और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ये इसकी फ्रीक्वेंसी है जो दूसरे वाले रो है इसकी, देखिए ये जो दूसरी वाली रो है। देन नीचे हमारे पास कुछ कलर्स हैं, जैसे ये कलर 1 कलर 2 है, यहाँ पे हम अपने कलर डालेंगे। जो ये मोटर होता है ये आपको बताऊंगा क्या होता है बेसिकली। तो सबसे पहले मैं इसमें कलर डाल देता हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कलर कोड सेट करके रखे हुए हैं। तो मैं चाहूँगा अपने कंपोजिटिंग सेक्शन में, यहाँ टेक्स्ट पे मैंने ये कलर के कोड रखे हुए हैं। अगर आप चाहें तो आप सेम ये एज इट इज़ कलर कोड यूज़ कर सकते हैं, एंड नहीं तो आप अपनी नया कलर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ ये कलर कोड, एंड दूसरा कलर कोड है हमारा ये रहा। ओके, सो आप देखिए ये कुछ ऐसा दिखेगा बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी जो फ्रीक्वेंसी है इसको हल्का इंक्रीज़ करके 1 कर देंगे, 1 और बढ़ा देंगे। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है मोटर का। ये मोटर बेसिकली क्या है, जो 2 ब्रिक्स के बीच में जो ये गैप है, जो कलर है ना, ये उसको डिफाइन कर रहा है। अगर मैं यहाँ से इसका कलर चेंज करूँगा, देखिए तो क्या होगा कि इसके कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएंगे, ये देखिए। तो फिलहाल मैं इसको 0 पे रख रहा हूँ क्योंकि हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है। देन ये है स्केल वैल्यू, ये है इसकी स्केल वैल्यू पूरे ओवरऑल टेक्सचर की। इससे हमारा पूरा ओवरऑल टेक्सचर स्केल हो जाता है। ओके, ये मोटल साइज़ बेसिकली क्या है, वही बीच का साइज़ आपको कितना रखना है, ये देखिए। अब मैं इसको थोड़ा सा 0.1 कर दूंगा तो ये ब्रिथ में थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। एंड उसके बाद है मोटल स्मूथ, ये कितना स्मूथ करना है, ये देखिए स्मूथ है यहाँ पे बेसिकली। इसको स्मूथ करने के लिए बाइज होता है कि कलर्स में जो रैंडमनेस है उसको वो एक इक्वल कलर कर देगा। इधर करोगे तो ऊपर वाला कलर, इधर करोगे नीचे वाला कलर, देख रहे हो आप। 1 करोगे तो ऊपर नीचे वाला कलर, और 2 करोगे तो -1 करोगे तो ऊपर वाला कलर, उसके लिए है ये। ब्रिक विड्थ, ये बेसिकली इसकी विड्थ है, ये जो ब्रिक्स हैं, और ये इसकी हाइट है बेसिकली जो कॉलम से रॉ बने हुए हैं। ओके, तो इसमें और तो ऐसा कुछ है नहीं बताने को। तो ये कुछ ऐसे काम करते हैं। अब हमको बनाना है वो टेक्सचर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम इस जो स्केल वैल्यू है इसका हल्का सा बढ़ा लेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने इतना कुछ बढ़ा लिया, 8 के आसपास, या थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना बढ़ा दिया।
उसके बाद मोटल साइज़ हम बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे, अभी हमको नहीं चाहिए मोटल साइज़, ठीक है। एंड उसके बाद हम मोटल स्मूथ को बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं अभी। फिर जो बायज़ है उसको भी हम छोड़ देते हैं। हम थोड़ा सा इसकी विड्थ बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम विड्थ ले जाएंगे थोड़ा सा 3 के आसपास, या फिर 3 ही ठीक है, चलो 3 लेके चलेंगे। एंड हमको अभी इसकी हाइट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये मेरे को ठीक लग रहा है। ओके, तो ये हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है अभी। अब क्या है कि हमको जो आउटपुट चाहिए वो हमें अभी दिखते हुए नहीं दिख रहा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस विग टेक्सचर को यहाँ से कंट्रोल डी करूँगा। तो कंट्रोल डी करके क्या होता है कि सेम टेक्सचर कॉपी हो जाता है। सो जब मैंने इसको कॉपी कर लिया यहाँ पे, तो उसके बाद क्या होगा कि अब हमें यहाँ पे लाइंस क्रिएट करनी है बेसिकली। सो जब हमको यहाँ पर लाइन क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे हाइट मैप। बेसिकली हम उसको बम्प मैप बनाएंगे। जैसे आपको पता है कि ब्लैक रिवील होता है एंड वाइट रिवील होता है एंड ब्लैक हाइड हो जाता है हाइट मैप में। तो हम वही यहाँ पे इस प्रोसेस के लिए मैंने इसको डुप्लीकेट किया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर दूँगा। जो हमारे पास ये मोटल साइज़ है यहाँ पे, तो मैं इसको कर दूँगा 0.04, ठीक है। एंड अगर आपको देखना है कि ये वैल्यू कैसे काम करे तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट क्लिक। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास कुछ ये ऐसे आ जा रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास एक व्यूअर नोड लग जाता है। सो व्यूअर नोड बेसिकली क्या होता है कि व्यूअर नोड एक ऐसा नोड होता है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारा जो मटेरियल है वो कैसे वर्क कर रहा है। हमको सारे सॉकेट को जोड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली उस व्यूअर नोड से उस मटेरियल आउटपुट के साथ देख सकते हैं कि वो कैसा मटेरियल दिख रहा है। ओके, तो व्यूअर नोड बेसिकली ऐसे काम करता है। देन अभी मैंने जैसे आपसे बोला कि हमें हाइट मैप्स देखने हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, बेसिकली इसको करूँगा कंट्रोल शिफ्ट एंड एक बार दोबारा राइट क्लिक। तो जैसे ही मैं राइट क्लिक करूँगा आपके पास कुछ ऐसा ब्लैक एंड वाइट सरफेस आ जाएगा। ओके, सो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो जो अभी स्टम्प बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट क्यों है, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि जो वाइट है वो चीज़ों को थोड़ा रिवील करता है या फिर चीज़ों को थोड़ा गहराई देता है, डेप्थ देता है। एंड ब्लैक चीज़ों को हाइड कर देता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई है। तो मतलब ये परफेक्टली काम कर रहा है। दैन उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एक बम्प नोड। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमें चीज़ों में थोड़ा डेप्थ देनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बम्प नोड। तो मैं ऐड करूँगा यहाँ पे एक बम्प नोड। यहाँ पर जस्ट करूँगा बम्प, तो देखिए हमारे पास एक बम्प नोड यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इस बम्प नोड को बेसिकली इस FAC को यहाँ पे ले जाके इसके हाइट पे लेके जाऊँगा, ठीक है। एंड हाइट पे लेने के बाद मैं इस नॉर्मल के साथ ऐसे अटैच कर दूँगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ ऐसे काइंड ऑफ एक डेप्थ सी बन गई है। ओके, बट यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी हमें कुछ चीज़ की हमें प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि जो डेप्थ है बेसिकली ये काफ़ी शार्प एंड काफ़ी वो दिख रही है, मतलब एजी काइंड ऑफ दिख रही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम एक नोड ऐड कर सकते हैं जिसे कहते हैं इन्वर्ट नोड। तो मैं लाऊंगा यहाँ पर एक इन्वर्ट नोड एंड इसको इन दोनों के बीच में यहाँ पे ऐड कर दूँगा, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको ऐड किया, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चेंजेस ऐसे हुए ही नहीं है। अगर मैं इसको स्लाइडर को ऊपर नीचे करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये इतना ठीक है। एंड उसके बाद हम यहाँ जाके इंक्रीज़ कर सकते हैं इस मोटल स्मूथ को पूरा 1, या ये अब अच्छा लग रहा है। एंड हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेंथ वैल्यू है, तो हम यहाँ से स्ट्रेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको जितनी भी स्ट्रेंथ चाहिए अब यहाँ से इनकी स्ट्रेंथ को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आई थिंक स्ट्रेंथ में थोड़ा कम कर दूंगा ताकि ये थोड़ा और ज़्यादा स्मूथ लगे, और ये अभी परफेक्ट लग रहा है। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी सिंपल नोड सेटअप से हमने ये एक अच्छा खासा फ्लोर एंड वुडन फ्लोर टेक्सचर क्रिएट कर लिया है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। एंड अगर मैं इसको थोड़ा सा रेंडर व्यू में दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ आप देखिए, ओके, काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये बेसिकली, ठीक है गाइज़। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइज़, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम गाइज़।